गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी सामान्य विज्ञान तथा एनसीईआरटी साइंस की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आने वाली परीक्षाएं सीडीएस, एनडीए, मध्य प्रदेश पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे सभी आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण लाभ होगा। तो देखते हैं आज हम सबसे पहले मोटिवेशनल कोटेज क्या है। आज का मोटिवेशनल कोटेज, तो सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। समझ में आया? सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। सम्मान कैसे होगा आपका? जब आप कुछ अच्छा करने लगेंगे, कुछ आपका समय अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप अपना ये मत समझना कि आपका सम्मान हो रहा है। आपकी उस समय का हो रहा है और स्थिति का हो रहा है। आपका वो समय अच्छा चल रहा है, इसलिए उसका आपके लिए सम्मान मिल रहा है। और स्थिति अच्छी चल रही है, आप अच्छा नौकरी कर रहे हैं, इसलिए सम्मान मिल रहा है। नहीं तो एक भिखारी को भी सम्मान नहीं देते हैं लोग, एक आम व्यक्ति को भी सम्मान नहीं देते हैं। किसको सम्मान देते हैं? अगर वो किसी भी कैटेगरी का किसी भी कोई भी रहेगा और तो भी उसको सम्मान देंगे, क्योंकि वो उसकी समय है, उसकी स्थिति है वैसी, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सम्मान नहीं होता है, आपकी जो समय और स्थिति होती है ना, कि आप कौन से लेवल पे हैं, उस चीज़ का सम्मान होता है। इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। तो हम बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर की तरफ। आज का क्या है लेक्चर? तो सबसे पहले आज का लेक्चर है कि एनसीईआरटी का थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। हमने बताया कि ये कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी चल रही है। जब आप 9वीं और 10वीं में आएंगे थोड़ा उसका डीपली जाएंगे। यहाँ लिखा है वृक्ष शिखर क्या है। तो वृक्ष शिखर जो सर्वोच्च ऊपर स्थित होता है, ये वृक्ष शिखर देख लीजिए। यहाँ क्या कहलाता है? ये वृक्ष शिखर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृक्ष शिखर। अब अपघटक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देते हैं? खा लेते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ह्यूमस क्या कहलाता है? ह्यूमस क्या कहलाता है? तो ह्यूमस वह पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों, भोज्य पदार्थों तथा अन्य ऐसे पदार्थों जिनको अपघटक द्वारा नष्ट करा जा सकता है, ह्यूमस कहलाता है। जिससे पेड़ पौधों को खाद बनती है, ह्यूमस कहलाता है। पुनर्जनन क्या कहलाता है? पुनर्जनन वह जनन कहलाता है जिसमें एक बार जन्म के बाद उसमें पुनर्जन्म हो जाए। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, वो एक बार जन्म होते हैं, फिर से उनको पुनर्जन्म कर देते हैं। उनके बीज होते हैं, वो गिरकर फिर से नए वृक्षों को जन्म दे देते हैं। अब इसको आता है वनारोपण क्या कहलाता है? वनोरोपण क्या कहलाता है? वनों को लगाना ही वनारोपण कहलाता है। और मृदापर्दन क्या कहलाता है? मृदापर्दन वर्षा के जल, अतिचारण, जानवरों तथा मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी के आवरण को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है। अपशिष्ट जल वह जल कहलाता है जो पीने योग्य नहीं होता है तथा हमारी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप निकलता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। अब आते हैं अवायवीय जीवाणु क्या कहलाते हैं। अवायवीय जीवाणु मीन्स होता है वायरस। जैसे कि अभी आपको मालूम है कोरोना कौन सा जीवाणु है? वायवीय। अवायवीय है क्योंकि ये वायु से नहीं फैलता है, इसको विशेष ध्यान रखना है। और अवायवीय जीवाणु वह जीवाणु कहलाते हैं जो वायु से फैल जाते हैं। और वहतमल क्या कहलाता है? वह मल जो बह रहा हो। जैसे कि आपको मालूम है कि बड़े बड़े शहरों में सीवेज लाइन पाई जाती है, उसमें क्या होता है? मल, पूरे शहर का मल एक साथ बहता है, वहतमल कहलाता है। जल शोधन क्या कहलाता है? वो सीवेज लाइन क्यों बनाई जाती है? जल शोधने के लिए, क्योंकि जो उसमें थोड़े थोड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, जिससे वो बहत मल होता है, वो मल इकट्ठा होता जाता है और जल आगे निकल जाता है। और बायोगैस क्या कहलाती है? जानवरों तथा मानव के अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा इकट्ठा करके उनसे बनाई जाने वाली गैस बायोगैस कहलाती है। अब आते हैं अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिसमें मानव की समस्त क्रियाओं से उत्पन्न वे पदार्थ जिनका मानव उपयोग नहीं करता है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा यहाँ चित्रों में समझ लीजिए कि चित्र में क्या कह रहा है। तो बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बाष्पूरी, यहाँ से धरती से पानी जा रहा है ऊपर की ओर, दिख रहा है। अब क्या कर रहे हैं? समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें बूंदों की परतों की ताल की कम कर देती हैं। देखा आपने, जब पेड़ आसमान से ऊपर पानी गिरता है तो सीधे कहाँ पे गिरता है? पेड़ पौधों पर गिरता है, जिससे क्या होता है? वो सीधे धरती पे नहीं गिर पाता है। अगर वो धरती पे गिरेगा तो वहाँ गड्ढा कर देगा या फिर उस जगह को उखाड़ देगा। लेकिन जब पेड़ पौधों पर गिरता है तो वो उसका वजन कम कर देता है, उसकी रफ्तार, और वो पानी आराम से गिरता है, तो जिससे मृदा अपरदन नहीं हो पाता, ठीक ना। अब देखिए यहाँ लिखा है कि यहाँ अपघटक कौन है, पोषक कौन है, जल मृदा कहाँ है, मिट्टी कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह देख लीजिए। तो अब सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रही होगी, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये अपघटक है, ये पोषण है, और ये मृदा है, और ये जल है, ठीक ना। ये इन सबसे मिलकर ये बना हुआ है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना। लेकिन विशेष परिस्थितियों में पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विशेष परिस्थितियों में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, तो हाँ लेते हैं, ठीक ना, ख्याल रखना है। और आपसे पूछा गया कि पेड़ पौधे कौन सी गैस का ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। जबकि और मानव कौन सी गैस का ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करता है, ठीक ना। तो अब आपको आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पर, साइंस के लेक्चर पर बढ़ते हैं। लूसेंट साइंस का क्या लेक्चर है?
तो लूसेंट साइंस के पिछले तक हम सरल आवर्त गति को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें पढ़ना था कि प्रत्यानयन बल, सरल लोलक और ये थोड़ा वगैरह वगैरह उसको पढ़ना था। तो इसके देख लेते हैं क्या होता है। स्प्रिंग में लटके पिंड की गति क्या कहलाती, तो देख लीजिए। माना कि एक हल्की स्प्रिंग जिसकी लंबाई एल एक आधार ए से लटकी है, यदि एम द्रव्यमान के पिंड को स्प्रिंग के निचले सिरे से लटकाकर, कैसे निचले सिरे से लटकाकर और थोड़ी खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। इसे उसका क्या कहते हैं, आवर्तकाल। क्वेश्चन आ जाता है आवर्तकाल का फॉर्मूला कौन सा है, तो आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के। आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के। 2 पाई बराबर रूट एम, 2 पाई बराबर टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के होता है, जहाँ के एक स्प्रिंग का बल नियतांक है। के क्या है, यहाँ स्प्रिंग का बल नियतांक है, इसको विशेष ध्यान रखना है। ये के क्या है, बल नियतांक है। और टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, ये बहुत IMP है, इसको बस याद करना है मेन तो, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्यानयन बल क्या होता है, कैसे इसका कार्य करता है, देख लेते हैं थोड़ा। तो जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहता है, जब कण कैसा रहता है, अपना साम्य स्थिति में रहता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है। किंतु जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाए, जब कण को साम्य स्थिति से क्या कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या करता है, उस पर एक बल कार्य करता है, जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दृष्ट होता है। जो सदैव कैसा होता है, साम्य स्थिति की ओर दृष्ट होता है। इसे ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। देख रहे हो आप यहाँ, इसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। कौन सा, जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहे, मीन्स एक सा रहे साम्य में, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वो हिलेगा नहीं। और जब कण कोई साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाए, माने एक स्थान से दूसरे स्थान कर दिया जाए, तो उस पर एक बल क्या होगा, कार्य करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद कार्य करना जब शुरू हो जाएगा, तो जो सामने स्थिति की ओर दृष्ट होती है, उस बल को कौन सा बल कह लेते हैं, प्रत्यानयन बल कहने लगते हैं। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरल लोलक क्या होता है। तो सरल लोलक की थोड़ी परिभाषा देख लीजिए। यदि एक भारहीन बा, देख लीजिए अच्छे से, भारहीन भी जिसका भार ना हो और लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी। यह क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से सरल लोलक के लिए मान्य है, तो उसके लिए क्या है, भारहीन वस्तु होनी चाहिए और लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी होनी चाहिए। पदार्थ पर किसी गोल परंतु भारी कण को लटका कर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें, तो इस संयोजन को सरल लोलक कहते हैं, ठीक ना। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी होता है। क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन के होता है स्प्रिंग वाला, और इसका होता है जी। अब देखते हैं हम आगे, क्या प्रभाव पड़ता है सरल लोलक कर लंबाई बढ़ने पर, उनका आवर्त द्रव्यमान बढ़ने पर, ये विभिन्न प्रकार की चीजें। तो इनको थोड़ा देख लीजिए, क्या लिखा है कि टी अनुक्रमानुपाती रूट एल, क्या है, ये टाइप नहीं हो पा रहा था तो इसलिए मैंने ये पूरा छाप दिया आप लोगों के लिए। टी अनुक्रमानुपाती रूट एल, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ जाता है, और यदि लंबाई घट जाए तो टी भी घट जाएगा। और यदि लंबाई घट जाए तो क्या होगा, टी भी घट जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए, क्या, यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए, तो उसका गुरुत्व केंद्र उस ऊपर उठ जाएगा। कैसा उठ जाएगा, गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, और अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा, ठीक ना। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऐसा क्वेश्चन आता है UPSC में, आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता। तो इसको और अच्छे से दिमाग लेना कि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः झूले पर झूलने वाली लड़की की बगल में कोई भी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स जितना उसका आवर्तकाल है उतना ही उसका आवर्तकाल बना रहेगा। और टी अनुक्रमानुपाती रूट के अंदर एल अपॉन जी, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे को ले जाया जाए, ऊपर या नीचे की ओर ले जाया जाए, तो घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाता है। ऊपर ले जाओगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और नीचे ले जाओगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। और यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं, क्या लिखा है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण क्या हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा, और घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह पर ले जाने पर घड़ी काम नहीं करेगी, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि घड़ी को उपग्रह पर ले जाने पर क्या होगा, तो घड़ी पर उपग्रह पर ले जाने पर घड़ी काम नहीं करेगी। अब आते हैं 5वें नंबर पर, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए इसका आवर्तकाल भी
बढ़ जाता है। फलतः घड़ी सुस्त हो जाती है और सर्दियों में लंबाई L कम हो जाने से आवर्तकाल T भी कम हो जाती है और लोलक घड़ी तेज होने चलने लगती है। अब आते हैं छठवें पे। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान जी की पृथ्वी के जी के मान से 1/6 गुना होता है। ठीक ना। तो बस आपको अच्छे से पढ़ते जाना है, सुनते जाना और लिखते जाना है। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी रोज़ की मिलने वाली साइंस की लेक्चर आपको डेली आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।